लड़की और पैसा दोनों ही इमोशन से चलते हैं, लॉजिक से नहीं। पर हमें अगर अपनी फाइनेंशियल हैबिट्स को ठीक करना है तो लॉजिक तो घुसाना ही पड़ेगा। इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं मॉर्गन हाउसल की बुक साइकोलॉजी ऑफ मनी से बताऊंगा कि पैसे को लेकर वो कौन से डिसीजंस है जो हम इमोशनली ले रहे हैं और कैसे उन्हें चेंज करना है। तैयार हो? लेट्स गो। हम किसी इंसान के वेल्दी होने का आइडिया इस बात से लगाते हैं कि उसके पास क्या क्या दिख रहा है, क्योंकि हमारे सामने वही तो इन्फॉर्मेशन है जो दिख रही है। हमें किसी के बैंक अकाउंट्स और इन्वेस्टमेंट्स थोड़े ना पता है। इसीलिए हम लोगों की फाइनेंशियल सक्सेस को जज करते हैं उनकी बड़ी गाड़ियों से, बड़े घरों से और उनकी इंस्टाग्राम पोस्ट से। हम यही सोचते हैं कि इन्हीं सब चीजों से किसी इंसान की वेल्थ दिखती है, पर ऐसा नहीं है। असल में वेल्थ वो है जो कभी दिखती नहीं है। वेल्थ है जो कार्स आपने नहीं खरीदी, जो वॉचेस आपने नहीं पहनी, जो कपड़े आपने नहीं खरीदे, जिन वेकेशंस पर आप नहीं गए हो, ये है वेल्थ। पर हम ऐसे नहीं सोचते वेल्थ के बारे में, क्योंकि जो चीज दिख नहीं रही है हम उनका हिसाब ही नहीं लगा पाते। देखो सिंपल सी बात है, अगर आप पैसे चीजें खरीदने में लगा दोगे तो आपके पास चीजें होंगी, पैसे नहीं। बहुत लोग कहते हैं कि मैं करोड़पति बनना चाहता या चाहती हूँ, तो इसका मतलब एक्चुअल में वो करोड़ों रुपए खर्च करना चाहते हैं, जो कि करोड़पति बनने से बिल्कुल ऑपोजिट है। देखो रिच आदमी को पहचानना बहुत आसान है। अगर किसी के पास महंगी गाड़ी है तो इसका मतलब वह रिच है, क्योंकि अगर वो गाड़ी लोन पर है तब भी उसके पास ईएमआई पे करने के लिए अच्छी इनकम होगी। पर वेल्दी आदमी को पहचानना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वेल्थ हिडन होती है। वेल्थ वो इनकम है जो हमने अभी खर्च नहीं की है, जिसे हम अगर ग्रो करें तो वो हमें बाद में बहुत सारे ऑप्शंस देती है। हम में से ज्यादातर लोग रिच बनना चाहते हैं, वेल्दी नहीं। पता है क्यों? क्योंकि रिच रोल मॉडल्स फाइंड करना इजी है और वेल्दी रोल मॉडल्स फाइंड करना बहुत मुश्किल। इसका कारण यह है कि वेल्थ हमेशा हिडन होती है। ऑफ कोर्स वेल्दी लोग भी एक्सपेंसिव चीजें खरीदते हैं, पर यहाँ भी हम सिर्फ उनकी रिचनेस को देख पाते हैं, वेल्थ को नहीं। हम ये देख पाते हैं कि उनके पास कौन सी गाड़ियां हैं, कहाँ रहते हैं, बच्चे कौन से स्कूल में जाते हैं, पर हम ये नहीं देख पाते कि उनकी सेविंग्स कितनी है, रिटायरमेंट अकाउंट्स और इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियोज में क्या है। हम में से ज्यादातर लोगों को ये पता ही नहीं होता कि पैसे को मैनेज कैसे करना है, इससे कौन सी चीजें खरीदनी है, कितना सेव करना है और कहाँ इन्वेस्ट करना है। ये सब जरूरी चीजें भी बहुत थोड़े से लोगों को पता होती है। अब कुछ लोगों को ये बातें पता है, पर फिर भी वो कभी फालतू शॉपिंग कर लेते हैं, किसी के कहने पे स्टॉक मार्केट में लगा देते हैं, कभी दोस्तों को दे देते हैं। अब ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हम ह्यूमन बींग्स लॉजिकली नहीं इमोशनली सोचते हैं, और पैसे के प्रति इमोशनल बिहेवियर बहुत खतरनाक होता है। तो समझने वाली बात यह है कि मनी के केस में हमारी नॉलेज उतनी मैटर नहीं करती जितना बिहेवियर मैटर करता है। जैसे कि एक सिक्का अगर शगुन के लिफाफे पे हो तो इज्जत बढ़ा देता है, और वही सिक्का अगर जेब में हो तो इज्जत कम कर देता है। सिक्का वही है, बिहेवियर का फर्क है। आपने देखा होगा कि जब हमें ऑनलाइन पेमेंट करनी होती है तो फटफट कर देते हैं, पर जब कैश में करनी हो तो बड़ी तकलीफ होती है, क्योंकि हमारे हाथों को आता हुआ पैसा अच्छा लगता है, जाता हुआ नहीं। चार्ली मंगर कहते हैं कि कंपाउंडिंग का फर्स्ट रूल यही है कि अपनी इन्वेस्टमेंट को कभी अननेसेसरली इंटरप्ट मत करो। वॉरेन बफेट आज अगर इतने सक्सेसफुल हैं तो इसका मेन रीजन यही है कि उन्होंने कभी भी अपनी इन्वेस्टमेंट के साथ छेड़छाड़ नहीं की, इसीलिए कम रिटर्न पर भी उन्होंने सबसे ज्यादा कंपाउंडिंग की, और आज वर्ल्ड के टॉप 5 रिचेस्ट लोगों में उनका नाम आता है। वॉरेन बफेट के 84 बिलियन डॉलर्स में से 81 बिलियन डॉलर्स उनके 65th बर्थडे के बाद आए हैं। यह है कंपाउंडिंग की पावर। अब कुछ लोग कहेंगे कि इन्वेस्टिंग के लिए तो हमारे पास पैसे ही नहीं है। ऐसा नहीं होता, पैसे सबके पास होते हैं। हाँ, सेविंग्स हर किसी के पास नहीं होती, और सेविंग्स ना होने के कुछ कारण हैं। जरा सोचो, सेविंग कब होती है? जब हम खर्च कम करते हैं। कम खर्च कब करते हैं? जब हमारी इच्छाएं कम होती है। और इच्छाएं कब कम होती है? कभी नहीं। इसीलिए ऑथर कहते हैं मनी इज मोर अबाउट साइकोलॉजी एंड लेस अबाउट फाइनेंस। इसके अलावा एक और कारण है सेविंग्स ना होने का। अब जरा फिर से सोचो, हम सेविंग्स कब करते हैं? हम सेविंग करते हैं जब हमें कुछ खरीदना हो, जैसे कि घर, गाड़ी, प्राइवेट प्लेन थोड़ा ज्यादा हो गया। यानी हम तभी सेविंग स्टार्ट करते हैं जब हमें क्लियरली पता हो कि खरीदना क्या है। अगर कोई चीज खरीदनी ना हो और कोई हमें आके कह दे कि सेविंग करनी है, तो ये बात हमारे समझ ही नहीं आएगी। हम पहले चीज डिसाइड करते हैं फिर सेव करते हैं, जो कि गलत तरीका है। ऑथर कहते हैं वही असली सेविंग्स है जिससे हमें कुछ खरीदना नहीं है, क्योंकि आज की सेविंग्स हमें कल बहुत सारे ऑप्शंस और फ्लेक्सिबिलिटी देगी। आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि जब आप किसी को महंगी गाड़ी में देखते हो तो पहला ख्याल यही आता है कि इसके पास भी गाड़ी है यार, हम ही ऐसे घूम रहे हैं, काश हमारे पास भी ये गाड़ी होती। ऐसा क्यों? हम ऐसा क्यों सोचते हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि इससे दूसरों को सिग्नल जाता है कि मैं स्मार्ट हूँ, मैं रिच हूँ, मैं इंपॉर्टेंट हूँ, मेरी तरफ देखो। और मजेदार बात यह है कि हम उस ड्राइवर की तरफ देखते ही नहीं है। लोग कहते हैं वाओ क्या कार है, वो ऐसा कभी नहीं कहते वाओ क्या ड्राइवर है। लोग अगर किसी की गाड़ी की तारीफ करते भी हैं तो इसलिए नहीं कि उन्हें सामने वाले की अमीरी का पता लग गया है। अरे नहीं, वो तो अपने लिए एक बेंचमार्क सेट कर रहे हैं कि जब हमारे पास भी इतना पैसा होगा, ये गाड़ी होगी, तो लोग हमें भी पसंद करेंगे। हम बहुत बार सोचते हैं कि हमें एक्सपेंसिव कार, फैंसी वॉचेस, बड़ा घर, ये सब चाहिए, पर नहीं, हमें बस दूसरे लोगों की रिस्पेक्ट चाहिए, और हम इस उम्मीद में रहते हैं कि एक्सपेंसिव चीजों से हमें वो मिल जाएगी। देखो, ऑथर कहते हैं कि मैं एक्सपेंसिव चीजों के खिलाफ नहीं हूँ, पर अगर आपका गोल रिस्पेक्ट पाना है तो वो ह्यूमिलिटी, एम्पैथी और काइंडनेस से मिलेगी, बड़े इंजन वाली गाड़ी से नहीं। आई एम टॉकिंग अबाउट क्रेडिट कार्ड।
कभी सोचा है जितने भी बड़े रिटेलर्स और स्टोर्स होते हैं वो आपको स्टोर कार्ड या मेंबरशिप कार्ड बनवाने को क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें फायदा है, आपका नहीं उनका। सपोज करो आपने 10,000 के कपड़े खरीदे, आप बिलिंग करवा रहे हो और एक आदमी बड़ी सी फेक स्माइल के साथ आके कहता है, सर क्या आप इस परचेज पर 1,000 रुपए बचाना चाहते हैं? आप कहते हो हाँ बिल्कुल 1,000 रुपए बचाने चाहिए, मैं भी बचाऊंगा। गई भैंस पानी में। डिस्काउंट के चक्कर में आपने कार्ड बनवा लिया। अब वो कहेंगे सर क्योंकि अब आप हमारे प्रीमियम कस्टमर हो तो आपको सारी पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, अब आप कार्ड से पेमेंट कर सकते हो और 1 महीने तक आपको कोई इंटरेस्ट भी नहीं देना पड़ेगा। पर वो आपको ये कभी नहीं बताएंगे कि 1 महीने बाद 18% इंटरेस्ट देना पड़ेगा, जिसमें वो अपना 1,000 रुपए का डिस्काउंट तो वसूल करेंगे ही, साथ ही अपना खर्चा पानी भी निकाल लेंगे। और अगर आप गलती से 2 महीने तक पेमेंट करना भूल गए, जो कि आप भूलोगे, तो अब आपको पिछली बार इंटरेस्ट लग के जो टोटल अमाउंट हुई थी उस पर 18% इंटरेस्ट देना पड़ेगा, यानी गरीबी में आटा गीला होगा। तो करना क्या है, आपको कोई भी सेल्समैन दिखे उसे यही कहना है कि भैया मुझे कोई भी क्रेडिट कार्ड, कोई 10% डिस्काउंट कुछ नहीं चाहिए। अब अगर आपके पास ऑलरेडी कुछ क्रेडिट कार्ड्स हैं तो पहले उनसे छुटकारा पाओ, क्योंकि एक आदमी जो क्रेडिट कार्ड डेट से बाहर आना चाहता है और अपने पास 2-3 कार्ड्स रखता है तो ये बिल्कुल ऐसा ही है कि एक शराबी वोडका की बोतल साथ रख के शराब छोड़ने की कोशिश करे। क्रेडिट कार्ड से फ्री होने के लिए पहले आपको कंपनी या बैंक से इंटरेस्ट कम करवाना है और बाद में एक एक करके सभी का क्रेडिट क्लियर करना है। बहुत लोगों को लगता है कि अगर वो अपनी इनकम बढ़ाएंगे तो जल्दी अमीर हो पाएंगे, बट ऐसा है नहीं, क्योंकि द मोर वी मेक द मोर वी स्पेंड। एक चीज जो हमें अच्छे से सीख लेनी चाहिए वो ये है कि हम कितना कमाते हैं इसका हमारे अमीर होने से ज्यादा लेना देना नहीं है, क्योंकि प्रॉब्लम खर्च करने में है। हमारी आदत पड़ी हुई है छोटे मोटे खर्चे करने की, इसीलिए अमेज़न जैसी बड़ी कंपनीज भी आपके लिए फेस्टिवल सेल, मंथ एंड सेल, ईयर एंड सेल, ये सब सेल्स लाती रहती हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि आपको इन सब मौकों पर बोनसेस मिलते हैं और ये बोनसेस आपके पास नहीं रहने चाहिए। गवर्नमेंट को भी ये बात पता है, इसीलिए जब जब आपकी पॉकेट्स में पैसे होते हैं तब तब टैक्सेस कम कर दिए जाते हैं ताकि आप वो पैसे खर्च कर दो। यानी अब आपकी जिंदगी पे चेक टू पे चेक चल रही है। आप काम करते हो, पैसे कमाते हो, खर्च कर देते हो, और काम करते हो, और कमाते हो, और खर्च करते हो। देखते ही देखते खुद को एक ऐसी रेस में पाते हो जिसमें कभी जीत ही नहीं सकते, क्योंकि कोई फिनिश लाइन है ही नहीं। तो अब सवाल ये उठता है कि इससे बाहर कैसे निकलना है। द लाटे फैक्टर, ऑथर का वो आइडिया जो मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स और टेलीविजन पर फीचर हुआ था, जिसे लोग अलग अलग आर्टिकल्स में पढ़ते हैं और अप्लाई करते हैं। तो क्या है ये लाटे फैक्टर और कहां से आया था इसका आइडिया? करीब 10 साल पहले ऑथर डेविड इन्वेस्टमेंट पर एक क्लास लगा रहे थे, तो उस वक्त एक स्टूडेंट किम ने कहा कि सर आपकी बातें थ्योरी के हिसाब से तो ठीक है, पर रियलिटी में कुछ ज्यादा काम की नहीं है। ऑथर ने कहा ऐसा क्यों? क्योंकि जो बात आप कह रहे हो कि दिन का 5 से 10 डॉलर बचाना बड़ी बात नहीं है, मेरे लिए वो बड़ी बात है, इनफैक्ट इम्पॉसिबल है। अब किम की इस बात पर बाकी स्टूडेंट्स ने भी सहमति दिखाई। तो ऑथर ने कहा ठीक है किम, अब अपनी डेली रूटीन बताओ। उसने कहा सुबह मैं ऑफिस जाती हूँ, फिर जो भी काम। ऑथर ने कहा नहीं, ऑफिस से पहले क्या तुम चाय कॉफी कुछ पीती हो? किम ने कहा हाँ मैं कॉफी पीती हूँ। ऑथर ने कहा तो मोहतरमा वो कॉफी आप घर पे बनाती हैं या फिर ऑफिस में फ्री मिलती है? उसने कहा मैं और मेरी फ्रेंड डेली कैफे से पीते हैं। कौन सी कॉफी? डबल नॉन फैट लाटे। तो क्या मैं ये जान सकता हूँ कि ये डबल नॉन फैट लाटे कितने की मिलती है और इसके साथ में क्या मिलता है? बोली $3.5 की कॉफी मिलती है और साथ में कुछ नहीं मिलता, $1.5 मफिन के अलग से देने पड़ते हैं। ऑथर तो बहुत हैरान हुआ, शायद पिछले जन्म में बनिया रहा होगा। उसने कहा तुमने $5 खर्च कर दिए और अभी तक तुम काम पर पहुंची ही नहीं हो। आई थिंक हमें तुम्हारा पूरा दिन क्लास के सामने डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, पर अभी के लिए मैं तुम्हें थोड़ा गणित सिखाता हूँ। ऑथर ने कैलकुलेटर निकाला और कहा अभी तुम 23 साल की हो, लेट से अगर तुम डेली $5 सेव करती हो तो महीने का होता है $150, साल का लगभग $2,000, जिसपे अगर मिनिमम 10% रिटर्न लगाए तो 65 की उम्र में पता है तुम्हारे पास कितने पैसे होंगे? $1.2 मिलियन। किम की आंखें बाहर आ गई और यहीं से लाटे फैक्टर की शुरुआत हुई। यहाँ पे गलत मत समझना कि ऑथर आपको कॉफी पीने से मना कर रहे हैं, वो बस यही कहना चाहते हैं कि छोटे मोटे खर्चे लॉन्ग टर्म में बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं। यानी अमीर बनने के लिए आपको सिस्टमेटिक तरीके से सेविंग और इन्वेस्टमेंट करनी है, जिसके लिए आपको चाहिए डिसिप्लिन, और थैंकफुली आज लोगों के पास वही नहीं है। रीजन बहुत लोग फाइनेंशियली स्ट्रगल करते हैं क्योंकि उनके पास मिसलीडिंग और आउटडेटेड इन्फॉर्मेशन होती है। बहुत लोग आज भी 20 साल पहले की इन्फॉर्मेशन यूज कर रहे हैं। अभी भी हाई पेइंग जॉब्स के लिए लोग डिग्रीज पर रिलाई करते हैं, जबकि उन्हें ये नहीं पता कि एआई की वजह से डिग्री और जॉब दोनों खतरे में है। अब इसे थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि हम इन्फॉर्मेशन एज तक पहुंचे कैसे हैं। सबसे पहले द हंटर गैदरर एज। एक टाइम था जब हम ह्यूमंस को सिर्फ खाना ढूंढना था और सरवाइव करना था, बस इतनी ही इन्फॉर्मेशन थी। कोई अपर क्लास या लोअर क्लास नहीं थी, सारे ही पुअर थे। फिर आया द एग्रेरियन एज। इस एज में ह्यूमंस ने सीखा कि बीज कैसे बोने हैं, दूध कैसे निकालना है, राशन कैसे स्टोर करना है, ये सब। ये वो टाइम था जब लोगों ने राजाओं को टैक्स यानी लगान देना शुरू किया था, जिससे सोसाइटी 2 ग्रुप्स में बटी, अमीर और गरीब।
फिर आया द इंडस्ट्रियल एज। ये वो टाइम था जब ट्रेड रूट्स बने, इंडस्ट्री सेटअप हुई, लोगों ने ऑयल, सिल्क, कॉपर, रबर इन सब का बिजनेस करना शुरू किया और यही तरीका था वेल्दी होने का। हेनरी फोर्ड ने इसी समय फोर्ड मोटर्स को बिल्ड किया था। कुछ लोगों ने फिर इन इंडस्ट्रीज में काम करना शुरू किया और उस समय एक नई क्लास पैदा हुई, मिडिल क्लास। यानी अब सोसाइटी में 3 ग्रुप्स बन चुके थे, रिच, मिडिल क्लास एंड पुअर। इसके बाद अब हम आ चुके हैं इंफॉर्मेशन एज में, एक ऐसा टाइम जहां इंफॉर्मेशन ही वेल्थ तक पहुंचा सकती है। कोई इंडस्ट्रीज, लैंड, ऑयल, किसी चीज की जरूरत नहीं है और ये पूरी ह्यूमैनिटी में पहली बार एक ऐसा टाइम आया है जहां सभी के सभी अमीर बन सकते हैं। और इसी वजह से अब एक और क्लास ऐड हो गई है, पुअर, मिडिल क्लास, रिच एंड सुपर रिच। बिल गेट्स इन्हीं सुपर रिच लोगों में से ही एक है। तो इस पॉइंट का सार यही है कि पुअर लोग आउटडेटेड इन्फॉर्मेशन के साथ जीते हैं और रिच लोग अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के साथ। थर्ड है इंटेग्रिटी ऑफ मनी। वॉरेन बफेट कहते हैं कि किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करने से पहले उसके इंट्रिंसिक वैल्यू जरूर पता कर लेनी चाहिए और 4 चीजों से इसे पता किया जा सकता है। फर्स्ट है नीश। वो कहते हैं कि ऐसा प्रोडक्ट चुनो जो लोगों के लाइफस्टाइल का पार्ट हो, जो अच्छे बुरे हर समय पैसा बना के दे, लाइक कोका कोला। उन्होंने कोका कोला में इसीलिए इन्वेस्ट किया था क्योंकि लोगों के पास अगर बेटर ऑप्शन होंगे तब भी वो आउट ऑफ हैबिट इसी शुगर ड्रिंक को कंज्यूम करेंगे। सेकंड है लेवरेज। ये वो चीज है जो छोटे बिजनेसेस को बड़े बिजनेसेस से अलग करती है। सपोज मैं एक डॉक्टर हूँ तो अब मैं उतने ही पेशेंट्स का इलाज कर सकता हूँ जितने मेरे क्लिनिक में आ सकते हैं, बट अगर मैं ऐसा कोई प्रोडक्ट बना दूं जो बिना मेरी मौजूदगी के किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है तो अब ये प्रोडक्ट मेरे लिए लेवरेज का काम करके मुझे पैसा बना के दे सकता है। थर्ड है एक्सपेंडेबिलिटी। अब प्रोडक्ट बनने के बाद भी बड़ा क्वेश्चन ये है कि वो कितने लोगों तक पहुंच सकता है, यानी उसकी मार्केट कितनी बड़ी है। कोका कोला की बात करें तो ये पूरे वर्ल्ड में एक्सपेंडेबल है क्योंकि हर जगह लोग शुगर ड्रिंक्स कंज्यूम करना पसंद करते हैं। फोर्थ है प्रिडिक्टेबिलिटी। वॉरेन बफेट कहते हैं कि लॉन्ग टर्म में वही बिजनेस सर्वाइव करते हैं जिनका रेवेन्यू प्रेडिक्ट किया जा सकता है। वो कहते हैं चाहे गर्मी हो, सर्दी हो या बारिश, बिजनेस में कैश फ्लो रुकना नहीं चाहिए और जिसमें ये चारों चीजें होती है वही बिजनेस इन्वेस्ट करने लायक है। अगर आप आज पैसे खर्च कर देते हो तो कल को आपके पास सेविंग नहीं हो सकती। अगर आप आज घर खरीद लेते हो तो बाकी के गोल्स के लिए सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। यानी कि जब हम किसी फालतू चीज के लिए 1 भी रुपया खर्च करते हैं तो उसी समय हम एक काम की चीज को मना कर रहे होते हैं। इसीलिए ऑथर कहते हैं जब भी आप अपना वॉलेट खोलो तो सिर्फ ये मत सोचो कि आप क्या खरीदने वाले हो, बल्कि ये भी सोचो कि आप क्या छोड़ने वाले हो। बट अनफॉर्चुनेटली ये मुश्किल है 2 रीजंस की वजह से। पहला तो ये कि जो भी चीज हमारे सामने आती है हम एक्साइटेड हो जाते हैं और उसे तुरंत खरीद लेते हैं। कपड़े लेने गए थे, वहाँ पे शूज अच्छे लगे, वो भी खरीद लाए। ग्रोसरी लेने गए थे, डिस्काउंट पे चिप्स और कोल्ड ड्रिंक्स मिल रही थी, वो भी भर लाए। सॉक्स सस्ते मिल रहे थे, 1 जोड़े की जरूरत थी, 5 जोड़े उठा लाए। अब इसका सोल्यूशन क्या है? पॉज करना होगा, वीडियो को नहीं, आदतों को। कोई भी चीज खरीदनी है 24 घंटे तक रुको, कोई बड़ी चीज खरीदनी है तो 1-2 हफ्ते रुको। इवन अगर आप 10 मिनट के लिए स्टोर से बाहर निकल जाते हो तो इससे भी आपका बाइंग डिसीजन चेंज हो सकता है। बट इससे भी इजीली प्रॉब्लम सॉल्व होगी नहीं, क्योंकि एक और रीजन भी है जिसे इकोनॉमिक्स में हाइपरबोलिक डिस्काउंटिंग कहते हैं। यानी कि हमें आज जो छोटे छोटे डिस्काउंट्स पे रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं वो ज्यादा पसंद है बजाय उस बड़े रिवॉर्ड के जो 1 साल बाद मिलने वाला है, फिर चाहे वो रिवॉर्ड कितना ही बड़ा क्यों ना हो। तो सोल्यूशन क्या है? यही कि हमें प्रेजेंट रिवॉर्ड के साथ फ्यूचर लॉस को भी देखना होगा, क्योंकि हम ह्यूमंस को नुकसान होने से जितना दुख मिलता है फायदा होने से उतनी खुशी नहीं मिलती। बहुत सारे लोग होम लोन को गुड डेट समझते हैं, इसीलिए इजीली अवेलेबल लोन्स पर घर खरीद लेते हैं और फिर सालों तक ईएमआई भरते रहते हैं। देखो, अगर आपका गोल फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है तो घर लेने की जल्दी मत करो, जितना हो सके इसे अवॉइड करो। याद रखना, जब भी आप घर खरीदते हो तो और भी बहुत सारे खर्चे साथ में आते हैं, जैसे कि हाई रियल एस्टेट टैक्सेस, इंश्योरेंस, मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स, फर्निशिंग एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब हम लोग घर खरीदते भी हैं तो बड़ा घर खरीदते हैं, जहां 3 रूम की जरूरत है वहां 5 रूम का घर ले लेते हैं, क्योंकि पहले 3 रूम में तो हम लोग रहेंगे ना, हमारी ईगो के लिए भी तो 2 रूम चाहिए। फिर ज्यादा बड़े घर होने से ज्यादा चीजें भरनी होती है, ज्यादा चीजें भरने के लिए हमें ज्यादा टाइम, मनी और एनर्जी लगानी पड़ती है। इसीलिए घर हम जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा महंगे होते हैं। पर हम इमोशनल बींग्स हैं और अपना घर एक इमोशन है, तो एक टाइम के बाद घर लेना सही है, पर ये कोई कंपलसरी नहीं है और गुड डेट तो बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए ऑथर कहते हैं कि लोन लेने से पहले हमें ये सोच लेना चाहिए कि इसे रीपे कैसे करेंगे, क्योंकि जब हम अपना घर ले लेते हैं तो कुछ टाइम बाद ये सेटिस्फेक्शन होता है कि चलो अपना घर तो हुआ। कार्स की बात करें तो आपको पता होगा कि 1-2 साल में इनकी वैल्यू बहुत ज्यादा डेप्रिशिएट हो जाती है, तो जब तक आपको कोई गाड़ी 3-4 साल के लिए नहीं चलानी हो तो नई कार लेने की कोई सेंस नहीं बनती। इसके अलावा जब हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के तौर पर स्टॉक्स होल्ड करते हैं तो हमें ये एक रिलीफ रहता है कि ओवरऑल मार्केट तो ऊपर ही जाएगा। इन्वेस्टमेंट से याद आया, मेनली 4 तरह की इन्वेस्टमेंट्स होती है: स्टॉक्स, बॉन्ड्स, कैश इन्वेस्टमेंट्स लाइक सेविंग अकाउंट्स, और लास्ट है ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स लाइक गोल्ड एंड रियल एस्टेट। स्टॉक्स और बॉन्ड्स का तो मैंने आपको बता ही दिया कि लॉन्ग टर्म में इनसे फायदा होता है। कैश इन्वेस्टमेंट्स की बात करें तो इनमें रिस्क ना के बराबर होता है, पर रिटर्न कुछ भी नहीं होता, और अगर हम सही से इन्फ्लेशन और टैक्सेस लगाएं तो पता चलेगा कि हम उल्टा अपने पैसे गवा रहे हैं। लास्ट, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू मोस्टली तब बढ़ती है जब स्टॉक मार्केट नीचे जाता है। तो दोस्तों, ये थी कुछ बातें जो मैंने आपको जोनाथन क्लेमेंट्स की बुक फ्रॉम हियर टू फाइनेंशियल हैप्पीनेस से बताई है।
एक एक्सपेरिमेंट में एक शीशे के जार को लिया गया और उसके अंदर कुछ फ्लीस को डाला गया। उसके बाद उस जार को ऊपर से बंद कर दिया गया। 3 दिन तक जार को ओपन नहीं किया गया। 3 दिन बाद जब जार को ओपन किया गया तो जार ओपन होने के बावजूद वो फ्लीस जार से बाहर आने की कोशिश नहीं कर रही थी। एक्सपेरिमेंट से ये पता चला कि अब ये फ्लीस पूरी जिंदगी के लिए इस जार से बाहर निकलने की कोशिश नहीं करेंगी। इवन कि जब ये रिप्रोड्यूस करेंगी, यानी कि जब इनके बच्चे पैदा होंगे, तो वो भी इसी फॉर्मेट को फॉलो करेंगे और जार से बाहर निकलने की कोशिश नहीं करेंगे। हम मिडिल क्लास और गरीब लोगों को भी इसी तरह के एक जार के अंदर बंद किया गया है और इसके ऊपर का ये जो ढक्कन है, ये गवर्नमेंट है, एम्प्लॉयमेंट ट्रैप्स और एजुकेशनल ट्रैप्स हैं जिनके थ्रू हमें ब्रेन वॉश किया जाता है। हालांकि हमारे पास अब बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है, यानी कि ये जार का ऊपर का ढक्कन अभी ओपन है, हम लोग इससे बाहर निकल सकते हैं, लेकिन हमारे माइंडसेट को प्रोग्राम किया गया है कि हम इससे ऊपर जा नहीं सकते हैं, इससे ऊपर हमें जाने की जरूरत नहीं है। यही सारा सिस्टम, यही सारी प्रोग्रामिंग जो है वो मैट्रिक्स कहलाती है। जिस तरह उन फ्लीस को 3 दिन जार में बंद करने के बाद उनके माइंडसेट को प्रोग्राम कर दिया गया था कि अब वो इस जार से बाहर नहीं निकल सकते, इसी तरह हम मिडिल क्लास और गरीब लोगों को भी इसी तरह प्रोग्राम किया गया कि हम जॉब से ऊपर नहीं जा सकते, हमें सिर्फ जॉब करनी है और सर्वाइव करना है। अगर हम लोग इस मैट्रिक सिस्टम से बाहर निकलना चाहते हैं तो हमें फाइनेंशियल फ्रीडम की जरूरत है, यानी कि बहुत ज्यादा पैसा बनाना पड़ेगा। एजुकेशन हासिल करके, जॉब करके आप बहुत ज्यादा पैसा यानी कि फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव नहीं कर सकते। इस चीज के बारे में सोचें और समझें कि किस तरह हमें गवर्नमेंट्स और मैट्रिक्स की तरफ से कंट्रोल किया जा रहा है। एक एक्सपेरिमेंट में एक शीशे के जार को लिया गया और उसके अंदर कुछ फ्लीस को डाला गया। उसके बाद उस जार को ऊपर से बंद कर दिया गया। 3 दिन तक जार को ओपन नहीं किया गया। 3 दिन बाद जब जार को ओपन किया गया तो जार ओपन होने के बावजूद वो फ्लीस जार से बाहर आने की कोशिश नहीं कर रही थी। एक्सपेरिमेंट से ये पता चला कि अब ये फ्लीस पूरी जिंदगी के लिए इस जार से बाहर निकलने की कोशिश नहीं करेंगी। इवन कि जब ये रिप्रोड्यूस करेंगी, यानी कि जब इनके बच्चे पैदा होंगे, तो वो भी इसी फॉर्मेट को फॉलो करेंगे और जार से बाहर निकलने की कोशिश नहीं करेंगे। हम मिडिल क्लास और गरीब लोगों को भी इसी तरह के एक जार के अंदर बंद किया गया है और इसके ऊपर का ये जो ढक्कन है, ये गवर्नमेंट है, एम्प्लॉयमेंट ट्रैप्स और एजुकेशनल ट्रैप्स हैं जिनके थ्रू हमें ब्रेन वॉश किया जाता है।